हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आपका जो सेट हुआ था डे 4 और डे 5, इन दोनों का एक साथ में सॉल्यूशन दिलवा। डे 5 मतलब आज जो आप सेट लगा गए हैं, इसका भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ देखिए, मैंने डे 4 और डे 5 दोनों एक साथ लगा दिया है। 40 क्वेश्चन है, इन सबका हम लोग आज डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। शॉर्टकट में नहीं, थोड़ा सा बढ़िया सा इसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 40 प्रश्नों में लगभग 150 प्रश्नों की जानकारी आज मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का अंतरिक्ष यानी कि स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहां है? तो रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र यदि केवल आंसर बताएं तो सीधा हम बोल सकते हैं व्हीलर आइलैंड। एक्चुअली श्रीहरिकोटा यहां पे आंसर होना है, ठीक है। श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा कहां है? श्रीहरिकोटा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मिलेगा श्रीहरिकोटा, वहीं पे आपका अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। अच्छा, रॉकेट को जब लॉन्च कर दिया जाता है उसकी मॉनिटरिंग कहां से की जाती है? रॉकेट लॉन्च कर दिया गया तो उसका ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेशन से कनेक्शन ही कट गया। एक जगह है कर्नाटक में हासन। हासन में एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया, उसको बोलते हैं मास्टर कंट्रोल सेंटर। वहां से उस अंतरिक्ष से संपर्क साध करके और जितनी जानकारियां उससे निकाली जाती है वो सब हासन के केंद्र से निकाली जाती है, जो कर्नाटक में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए, ये हासन जो है, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें मैं बहुत सारी जानकारियां दे सकता था, बट थोड़ा सा जितना इसमें जरूरी है उतना आपको मैं दे रहा हूं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? क्वेश्चन बढ़िया है, हिस्ट्री में आप सबने पढ़ रखा होगा। पानीपत का पहला युद्ध जो था वो 1526 में लड़ा गया था। और इसी युद्ध के से मतलब इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके पहले मुगल नहीं थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने से ही शुरू हुआ था। पानीपत कहां पड़ता है? हरियाणा में, अभी भी है, ठीक है। हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहीं पे लड़ाई हुई थी 1526 में। तो पहली लड़ाई में किसको हराया था? इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इसको इसने हरा दिया था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आया था मतलब ये बाबर रहा, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां। इसके बाद से इसकी पीढ़ी आगे बढ़ती गई। अच्छा, शाहजहां ने क्या बनवाया था यादगार, जिसको अजूबा में शामिल किया गया है, ठीक है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। काफी ज्यादा फेमस है, आप लोग भी सोचे होंगे बनवाने के लिए। खैर, आपके लिए कोई मरने वाला है नहीं तो आप बनवाएंगे किसके लिए? कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना है, आपको ही मिलेगा, बस पढ़ते रहिए। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था? यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसको बीपीएससी ने भी कई बार पूछ रखा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न बीपीएससी पूछेगा वो जीडी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको बीपीएससी पूछता है। तो इसका आंसर यदि सीधा सीधा हम बात करें तो विलियम हॉकिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस। लेकिन विलियम हॉकिंस के बारे में थोड़ा सा आप जानिए। इसको जब जेम्स प्रथम ने भेजा था तो उसने सोचा था कि हम अकबर के पास भेज रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, उसको आने में इतना लेट हुआ कि वो 1609 ईस्वी में पहुंचा इंडिया। और उस समय मतलब मुगल में जो शासन चल रहा था वो जहांगीर का चल रहा था। और इसको जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किए और साथ साथ इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश खान की उपाधि। अब बात करते हैं इसकी। एडवर्ड टेरी जो है, इसको भी भेजा गया था वहां से। जेम्स प्रथम नहीं भेजा था, लेकिन 1615 ईस्वी में भेजा था। कब भेजा था? 1615 ईस्वी में। टॉमस रो और एडवर्ड टेरी दोनों को भेजा था। कब? 1615 में। लेकिन सबसे पहले कौन आया था? विलियम हॉकिंस। तो इसको नाम याद रखेंगे, विलियम हॉकिंस का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ की थी? देखिए, राज्य में मतलब नहर सिंचाई के लिए सबसे पहले सोचा था किसने? वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप जान के रखिए। इसी ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की थी। कब किया था? 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी इसने, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है नहरों का, मतलब पहली बार नहर उसने खोला था सिंचाई के लिए, लेकिन नहरों का पूरा जंजाल किसने बिछाया था? तो इसके बाद था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने पूरा का पूरा नहर का पूरा जाल बिछवा दिया था, ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन अभी मॉडर्न में पूछा जाता है कि नहरों का देश किसको कहते हैं? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। अच्छा, सिकंदर लोदी जो है, इसने आगरा बसाया था। आगरा जो शहर आप जानते हैं, ये किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पद्मावत मूवी में देखा था। इसके बारे में और भी कुछ जानकारी आपके पास जो होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस पे बोलना चाहे तो हम 10 मिनट 15 मिनट बोल सकते हैं लगातार, लेकिन आपके
एग्जाम के अप्रोप्रिएट जो भी जानकारी है, जैसे सैनिकों को प्रॉपर रूप से रखना, उनके लिए मतलब पैसे की व्यवस्था करना। उसके पहले लोग बस जमीन और ये सब दे देते, लेकिन ये प्रॉपर उनको सैलरी देने लगा। उनका ये पूरा लेखा जो लिखा जाता था, उनका चेहरा कैसा है, उस तरह का पूरा मतलब हुलिया लिखा जाता था। वो सारा काम अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करवाया था। और भी कुछ जानकारी आपके पास हो, आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखेंगे। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है? देखिए, अमेजन जो द्रोणी है, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे विश्ववीय वर्षा वन। अच्छा, विश्ववीय वर्षा वन क्यों? देखिए, अमेजन द्रोणी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएं तो ऐसा कुछ है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये पूरा ग्लोब है, ये मान लीजिए पूरा ग्लोब है लिखा, ये मान लीजिए पूरा ग्लोब है। इसके अंदर ये होता है भूमध्य रेखा, ठीक है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे आपकी मकर रेखा और सॉरी कर्क रेखा, और यहाँ 23.5 डिग्री पे दक्षिण में कर्क रेखा। इसके बीच का जो भाग होता है ना, इसको कहते हैं विषुवतीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें वर्षा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य जो है वो 12 महीने इसी बीच में आते जाते रहता है। मतलब 6 महीने जाना और आना, मतलब 12 महीने इसी क्षेत्र में चमकता है। तो इसलिए इसी क्षेत्र में वर्षा होने की संभावना भी सबसे अधिक होती है। इसलिए यहाँ वन भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो विषुवतीय वर्षा वन मिलती है आपको दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी में। और अमेजन के जो वन है, अमेजन के जो जंगल है, उसमें ब्राजील का सबसे बड़ा भाग है अमेजन वनों में, ठीक है। तो वो उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। माना जाता है कि जितना मतलब पौधों से ऑक्सीजन निकल के आता है पूरे पृथ्वी के लिए, उसमें 20% जो हिस्सा है वो यहीं से आता है, अमेजन के द्रोणी से, ठीक है, खास करके अमेजन वन से। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? देखिए, हमने जो पहला वीडियो डाला था साइंस एंड टेक का इस चैनल पे, उसमें हमने पूरे मिसाइल, इसरो, डीआरडीओ, इन सब के बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आज जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक आज पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा आपने इसमें, मतलब डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके देखेंगे साइंस एंड टेक का वीडियो करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग है। एंटी टैंक मिसाइल नाग है। बात करते हैं आकाश की। आकाश एक मिसाइल है जिसका रेंज जो है 4 से 30 किलोमीटर है, ठीक है। अग्नि मिसाइल जो है ये पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने के लिए है। पृथ्वी भी एक मिसाइल है, पृथ्वी का तो मतलब और भी वर्जन टेस्ट किया जा चुका है। लेकिन एंटी टैंक जो मिसाइल है नाग, इसका मतलब 90 के दशक में ही ट्रायल किया गया था, ठीक है। ये पुराना भी हो चुका है अभी। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। क्या होता है? देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कहते किसको, ये पहले समझ लीजिए। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या फिर कारखाने जो भी कह लीजिए, उनसे जो धुआं निकलता है, वो धुआं जा करके प्रकाश जो आ रहा है सन से, उसके साथ मिलकर के और हाइड्रोकार्बन से मिलकर के आपस में रिएक्शन कर जाता है। और रिएक्ट करने के बाद वो काफी पॉइजनस हो जाता है। और साथ साथ वो जाके ओजोन के साथ मिल जाता है। किसके साथ? O3। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 के साथ मिल जाता है। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा ओजोन जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओजोन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा, सीधा पूछ रहा है कि फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है। देखिए, फिलीपींस की मुद्रा होती है पेसो। फिलीपींस की मुद्रा पेसो। फिलीपींस जो देश है ये आपके एशियान कंट्रीज में आता है। एशियान में 10 देश आते हैं, उसमें फिलीपींस भी आता है। फिलीपींस में ही, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो इस मनीला में ही जो वर्ल्ड चावल अनुसंधान केंद्र है, विश्व चावल अनुसंधान केंद्र, वो वहीं पे आपको मिलेगा मनीला में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डॉलर कहाँ की है? तो अमेरिका का डॉलर आप जानते हैं। यूरोप के 20 देशों का मुद्रा जो है यूरो है। येन जापान का है। येन कहाँ की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास, कौन सा अभ्यास है भाई? इस अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2022। ये किस देश में शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है मंगोलिया में। मंगोलिया, जब आप मैप देखेंगे तो चाइना के ठीक ऊपर में आपको मंगोलिया देखने को मिल जाएगा। मंगोलिया जो है, इसकी राजधानी होती है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी का नाम उलान बटोर, ये आप याद रखेंगे। चीन के ठीक ऊपर आपको मंगोलिया देखने को मिल जाएगा। मंगोलिया के जो लोग होते हैं ना, उनका चेहरा गोल होता है, एकदम ऐसे गोल। उसी चेहरे को मंगोलाइड कहते हैं, मंगोलाइड फेस। वो गोल वाला जो चेहरा होता है, तो मंगोलिया के लोग जो होते हैं उनका चेहरा गोल हो जाता है। खबरों में रहा
कैपस्टोन मिशन किस एजेंसी से संबंधित है? ये नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी यानी कि नासा से संबंधित है। नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, नासा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। अच्छा, जाक्सा जो है, यहां पर दिख रहा होगा आपको ऑप्शन बी में, ये जाक्सा जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी है। इसरो आपको पता होगा ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। रसिया के स्पेस एजेंसी का नाम होता है रॉसकॉस्मोस, और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है। तो आपने सारे जगह के स्पेस एजेंसियों के बारे में समझ लिया। बढ़ते हैं आगे। किस देश की सामंथा क्रिस्टोफरी, ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है। ये किस देश की है? तो ये है इटली की। किस देश की है? इटली की। ये आप याद रखेंगे, सामंथा क्रिस्टोफोरेटी, ये किस देश की है भाई? इटली की है। ठीक है, याद रखिएगा, इटली। इटली की राजधानी कमेंट सेक्शन में बताइए। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? कहने का मतलब है कि किस देश में ये मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरू हुई हैं। ठीक है, ट्रेनों का बेड़ा कहने का मतलब कि 3-4 ट्रेनें, मतलब अप डाउन दोनों तरफ की ट्रेनें, तो इसलिए ट्रेनों का बेड़ा कह दिया गया। तो ये शुरू किया गया है जर्मनी में। कहां पे शुरू किया गया है? जर्मनी में। अच्छा, जर्मनी में अभी चांसलर चेंज हुई हैं, वहां पे जो वीसी होती है, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको चांसलर कहते हैं। तो वहां के जो नई चांसलर बने उनका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डॉगर बैंक कहां स्थित है? देखिए, डॉगर बैंक जो है ये एक जगह है, कहां पे? तो अटलांटिक महासागर में। कहां पे है? अटलांटिक महासागर में। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर कहां है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं ग्लोब, उसमें आप समझ पाएंगे कि अटलांटिक महासागर कहां है। देखिए, ये पूरा आपका ग्लोब है। इधर भूमध्य रेखा है, यहां पे आपका भारत पड़ता है, ये भारत हो गया। यहां पे आपका यूरोप पड़ता है, यहां पे आपका अमेरिका है, और यहां पे आपका मतलब ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, जहां पे ब्राजील वगैरह और अमेजन वन यहां पे आपको मिलते हैं। और डॉगर बैंक जो है वो आपको इस एरिया में मिलता है। यहाँ पे मिलता है डॉगर बैंक, आपको देखने को इस एरिया में मिलता है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधाराएं आती हैं और नीचे से ठंडी जलधाराएं जाती है। तो जहां भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा एक साथ जब मिलती है ना, तो वहां पे धुंध बढ़ता है, और इसलिए यहाँ पे मछलियां जो होती है उनके लिए सबसे बढ़िया मतलब आवास जो होता है उन्हीं जगहों पे होता है। इसलिए जो अटलांटिक वाला एरिया है, मतलब जहां पे हमने दिखाया, वहां पे मछलियां काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं। तो मत्स्य पालन के लिए डॉगर बैंक काफी ज्यादा फेमस है। आप याद रखेंगे कि अटलांटिक में है। बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है कौन सा? देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या जब कहते हैं तो हमें सीधा याद आता है चीन का, लेकिन सर्वाधिक मतदाता की जब बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा भारत में। अभी जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, कब? इसके पहले, ठीक है, 19 में, इसके बाद अभी 24 में चुनाव होगा, तो उसमें 90 करोड़ मतदाता इंडिया से थे। ठीक है, 90 करोड़ लोग यहां से वोट देने वाले थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रजत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, सारी क्रांति आप एक साथ याद रखेंगे, मैं बोलते जाता हूं, आप सुनते जाइए और डायरी मतलब कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध जो है ये आपका मिल जाएगा अंडा से। किससे? अंडा से। तिलहन जो है इससे संबंधित क्रांति है, जो हमने कल आपको सेट में बताया था, पीली क्रांति। ठीक है, मछली से संबंधित होता है नीली क्रांति, मछली संबंधित नीली क्रांति। दूध से संबंधित ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति। ओवरऑल जितने भी फूड ग्रेन्स है, मतलब खाने वाले जो अनाज है, उनके लिए आया था हरित क्रांति, लेकिन हरित क्रांति में खास करके गेहूं और चावल पर ध्यान दिया गया था, तो वो हो जाएगा हरित क्रांति। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी क्रांति, जैसे अमृत धारा क्रांति एक है, उसका मतलब होता है नदी जोड़ो जो योजना चल रही है उसके लिए अमृत धारा क्रांति, ये सबसे लेटेस्ट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। और भी जितने क्रांति आपको याद है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जैसे जैसे ऑप्शन में आते जाएगा मैं आपको बताते चला जाऊंगा। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है किस आधार पर? किसी भी देश के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किस आधार पर किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय, यदि जहां जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगी तो उसको सीधा सीधा मान लिया जाता है कि यह देश काफी ज्यादा सुखी और समृद्ध है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश का है पता है आपको? कतर का है। कतर की राजधानी दोहा। ठीक है, तो वहां का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इंडिया में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय गोवा का सबसे अधिक है,
और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो दिल्ली का सबसे अधिक है। सबसे कम कहां का है वो आपको अच्छे से पता होगा, जहां हम लोग हैं अभी यानी कि बिहार, इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। तो किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र का वास्तविक जीवन स्तर जो है वो प्रति व्यक्ति आय से निकाला जा सकता है, ये आपको भली भांति अभी पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? देखिए, जब लिख देवे क्वेश्चन में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा, तो उन्होंने कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह आपको आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है। किस आर्टिकल में? 32 में। लेकिन जब यह शब्द न लिखा रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ना लिखा रहे, केवल लिखा रहे कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तब वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रस्तावना। ठीक है, जब भीमराव अंबेडकर शब्द ना रहे क्वेश्चन में, केवल लिखा रहा कि संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहते हैं, तब हो जाएगा प्रस्तावना। लेकिन जब आ जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा किसे कहा था, तब आपको आंसर लगाना है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में लिखा गया है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है कहीं पे, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत वहां से 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं। यदि आपके पहुंच से सुप्रीम कोर्ट दूर है तो आप अपने आसपास हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे किससे? सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे आर्टिकल 32 से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किससे? आर्टिकल 32 से। और हाई कोर्ट जाएंगे आप आर्टिकल 226 से। तो ये दोनों आर्टिकल्स आप याद रखें। कब? जब आपके मूल अधिकारों का हनन होते रहेगा तब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है, ये यदि आपके शरीर में कम रहेगा तो जानते हैं क्या होगा? आपको हो जाएगा डायबिटीज, जिसको भोजपुरी में लोग कहते हैं चिनिया रोग। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। तब क्या किया जाता है? अलग से डायबिटीज का मतलब इंसुलिन का शॉट दिया जाता है उस इंसान को जिसको डायबिटीज हाई मतलब ज्यादा हो जाता है। तो डायबिटीज ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि उसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई। अब इंसुलिन स्रावित कहां से होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय को पैंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय के अंदर कहां से? आप कहीं खखोर के पूरा पूछेगा कि अग्नाशय में कहां से? तो अग्नाशय में 3 सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा सेल। तो बीटा सेल से आपका निकलता है क्या? इंसुलिन। ठीक है, याद रखेंगे। पैंक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल है, लैंगरहैंस की द्वीपिका। देखिए, पहले आप याद रखिए कि अग्नाशय, याद रखेंगे अग्नाशय। और अग्नाशय के अंदर यदि थोड़ा सा और खखोरे तब आपको बताना है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या याद रखना है? लैंगरहैंस की द्वीपिका। और उसके बाद भी यदि खखोर देवे कि ना एकरो अंदर बताओ, तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में अल्फा, बीटा और गामा सेल्स होते हैं, और उस बीटा सेल से निकलता है क्या? इंसुलिन। तो इतनी चीजें आप इंसुलिन के बारे में याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। शर्करा में क्या पाया जाता है? यानी कि चीनी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। मतलब क्या क्या मिला आपको? कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया। कहां पे है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसमें 40 नंबर प्रश्न था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपको आपकी जो हड्डियां होती है वो सूखने लगती है, रिकेट्स नाम की बीमारी आपको हो जाती है। बढ़ते हैं अगले दिन का सेट, मतलब आज जो आप सेट लगा के गए हैं उसका पहला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है न ही यौगिक है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं तत्व। जब एक या मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद अपने ओरिजिनल गुणधर्म को खो के एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसको कहते हैं यौगिक। जैसे जल, उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का अलग कुछ नेचर है, ऑक्सीजन का अलग नेचर है, लेकिन दोनों जब आपस में मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, 1:2 में इधर, तो तब ज्यादा क्या मिलाते हैं? वो बना देते हैं पानी, और पानी का एक अलग ही नेचर हो जाता है। क्लियर? तो H2O बना देते हैं। अब आता है एक बात, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है कि जब तत्व एक अनिश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? मिश्रण बनता है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो ना तत्व है ना यौगिक है। देखिए, जल जो है ये एक यौगिक है, पारा एक तत्व है, सोडियम क्लोराइड ये भी एक यौगिक है, लेकिन वायु जो है ये कई गैसों का अनिश्चित मात्रा में मिलने से एक मिश्रण बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वायु। क्योंकि वायु जो है ये एक यौगिक तत्व नहीं है, ये मिश्रण है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा सोना जो है ये प्रभावित नहीं होता है। इस कारण सोना को कभी जब साफ किया जाता है, आपके घर के आसपास आता होगा सोना साफ करने वाला, तो किसका यूज करता होगा, नाइट्रिक एसिड का साफ करने के लिए। ठीक है, कई लोग चोरी करते हैं, एक्वारेजिया मिला देते हैं और एक्वारेजिया जो है उसके अंदर सोना घुल जाता है, उसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है 1:3 में, उसमें सोना घुल सकता है। ठीक है, लेकिन नाइट्रिक एसिड्स में सोना नहीं घुलता है। एक्वारेजिया जब तक नहीं बनेगा तब तक सोना उसमें नहीं घुलेगा। एक्वारेजिया को ही अम्लराज कहते हैं, अम्लों का राजा H2SO4, अम्लों का राजा। लेकिन जब केवल कहे अम्लराज, इसका मतलब वो समास मत पढ़ा जाएगा, अम्लों का राजा को ही तो अम्लराज कहेंगे नहीं। जब हम कहेंगे कि एसिड्स का किंग तब हो जाएगा H2SO4, और जब हम कहेंगे एक्वारेजिया यानी कि उसको ऐसे कहते हैं हिंदी में अम्लराज, तब उसमें दो चीजों का मिश्रण होता है 1:3 में, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, उसके अंदर सोना को घुला दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। बेकेलाइट निम्नलिखित का बहुलक है, किसका बहुलक है, तो बेकेलाइट जो है फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल इन दोनों का मिश्रण होता है, मतलब इन दोनों से मिलकर के बनता है एक बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है, किसका किसका, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का बेकेलाइट जो है एक बहुलक होता है। अच्छा, बेकेलाइट का उपयोग आप लोग देखते होंगे, कुकर आपके घर में होगा, कुकर का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का होता है। बेकेलाइट एक तरह का प्लास्टिक होता है और उसको आप एक बार गला करके जिस रूप में मन करे उस रूप में आप ढाल सकते हैं, लेकिन एक बार जब उस रूप में आप ढाल दिए वो पूरा हार्ड हो गया, अब उसको आप दोबारा गला नहीं सकते हैं। ठीक है, वो ऊष्मा और विद्युत का कुछ अलग हो जाता है, इसका नाम होता है बेकेलाइट। बढ़ते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, काफी फेमस जगह है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ और कब की गई थी ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, श्री राधे, कहां और कब की गई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था, अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो देखिए यहाँ पे बैजू बाबरा आपको एक नाम दिख रहा होगा, ये राजा मान सिंह के दरबार में ग्वालियर में व्यास मतलब गाना गाते थे। ठीक है, ये अकबर के 9 रत्न शामिल नहीं थे, बाकी बीरबल, रहीम, टोडरमल ये लोग शामिल थे। बीरबल का ओरिजिनल नाम जो था महेश दास, टोडरमल जो थे इनके राजस्व विभाग की देखरेख करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं, यानी किससे मिलकर गंगा नदी बनी है, तो भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों जाके देवप्रयाग में जब मिलती हैं उत्तराखंड के अंदर तब वहां से गंगा बनती है। ठीक है, अच्छा, नदियों का नाम जो है ये मतलब चेंज कैसे हो गया, अलकनंदा और भागीरथी मिली तो किसी एक का नाम आगे बढ़ना चाहिए था, तो गंगा कैसे हो गया। जब 2 एक ही गहराई की नदियां आपस में मिलती है, ये जो मतलब ज्योग्राफी का ऐसा टर्मिनोलॉजी है कि जब 2 एक ही गहराई की नदियां आपस में मिलती हैं तब तीसरा नदी जो वहां से आगे बढ़ रही है उसका नाम आपको अलग करना होता है, और इसी वजह से वहां से आगे बढ़ी तो उसका नाम दे दिया गया गंगा। और गंगा जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है फरक्का बांध पार करने के बाद, तो फिर से इसका नाम चेंज हो जाता है पद्मा। ठीक है, उसके बाद ये फिर आगे बढ़ती है और उधर से आ रही होती है ब्रह्मपुत्रा नदी, और ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम वहां पे चेंज हो जाता है, वो हो जाता है जमुना, यमुना नहीं जमुना। और जमुना जब आगे बढ़ती है उसका नाम होता है मेघना, और ये सब मिला के वहां जाके गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती हैं। बहुत सारी चीजें हमने आपको इसमें बता दिया। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली वो काला हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला हरा दिखाई देगा। कभी आप लोग इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। 2 समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों को कितने डिग्री कोण पर रखना होगा। देखिए साइंस का बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 360 डिग्री बाई थीटा, इससे निकलता है प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, तो जैसे हमें 3 प्रतिबिंब चाहिए तो 3 प्रतिबिंब के लिए कितना रखना होगा, 300। अच्छा देखिए 360 बाई थीटा, और जब इसको कटने के बाद यदि सम संख्या में कट जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर रखे हो इससे 360 को काटे और यदि निकल के हमारा आंसर सम संख्या आ गया मतलब इवन नंबर, तो इवन नंबर जब भी आएगा तो उसमें से 1 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, उतना प्रतिबिंब। यदि ऑड नंबर आ जाए तो एज इट इज लिख देंगे। नहीं समझे, यदि यहाँ पे कटने के बाद विषम संख्या आए तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे कटने के बाद सम संख्या आए तो उसमें से 1 घटा के आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे यदि हम रखते हैं 90, क्या रखते हैं
90, तो ये कटेगा कितना बार में, 9 चौके 36, तो 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या में से एक माइनस करना पड़ेगा, एक माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। तब जाके यहाँ पे बता सकते हैं हम कि दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने हो तो 90 डिग्री के एंगल पे रखना होगा। अब आप पूछेंगे कि सर 60 डिग्री के एंगल पे रखे तब क्या वो प्रतिबिंब बनेगा, तो काट लो ना, 360 बटा 60, 6 छके 36, 6 माइनस 1, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यदि 45 डिग्री पर रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये आपके लिए टास्क। और जो नहीं बताएगा मैं मानूंगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, तो आपको आंसर करके बताना जरूर चाहिए। इस आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है अगले दिन वीडियो बनाने का, वरना मन करता है कि वीडियो ना बनाए, क्या जरूरत है, आप लोग देखते हैं नहीं तो वीडियो बना के क्या करेंगे, समझ पा रहे हैं ना, तो अगले दिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, स्थिति ये हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य वीटो का अधिकार प्राप्त है? देखिए 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं और इनको वीटो प्राप्त है। अच्छा, वीटो किस किस देश को प्राप्त है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। 5 देश हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया शामिल नहीं है। इंडिया जो है अभी अस्थायी सदस्यों में शामिल है, इंडिया का एक पड़ोसी है जो अस्थायी में शामिल है। तो 5 देशों का नाम आप एक साथ लिखेंगे, ठीक है, शॉर्टकट में नहीं, पूरा फुल लिखिएगा नाम। ओके, मैं देखना चाहता हूं कि आपको पता है कि नहीं। तो 10 देश जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं, हर 2-2 साल में ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन 5 सदस्य जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं, इनके पास वीटो पावर है। यदि 5 में से एक भी कह दे कि ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होता है, ये निश्चित माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मिनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो ये हवाई अड्डा आपको देखने को मिलेगा चेन्नई में। मिनाम्बकम हवाई अड्डा कहां मिलेगा? चेन्नई में। कोलकाता में जो है उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं आगे। भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहां पाया जाता है? तो एड्रियाटिक सागर जो है यहाँ पे भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग पाया जाता है। और पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में एक जगह है मैरियाना ट्रेंच, वो सबसे गहरा है, 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर वो गहरा है नीचे। मतलब हिमालय इतना ऊंचा है, हिमालय से भी मतलब 1.5 गुना ज्यादा गहरा है वो, ठीक है। उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो यह खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है? सैफ अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता ये भारत ने जीता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने विजय रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की थी? मैंने पिछले दिन जो करंट अफेयर का सेशन करवाया था, मतलब करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने बता रखा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए, देखिए, इसका आंसर मैंने वहां करवा रखा है। और सब लोग वहां से देख करके या फिर गूगल चाचा से पूछ के मुझे आंसर जरूर देंगे, ठीक है। स्कूल ऑन व्हील्स ये किस राज्य की योजना है? मैंने पिछले ही वीडियो में करवाया है, उसमें जाके आप लोग जरूर देखें, करंट अफेयर के वीडियो में मैंने करवाया है। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये HDFC बैंक जो है ये देश का पहला बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है, EBG, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिख रहा होगा, किसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुजय लाल थाउसेन। ये भी मैंने पिछले वीडियो में करवाया था जिसमें अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां और राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बताया था। सुजय लाल थाउसेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो 21A में शिक्षा के अधिकार को उल्लेखित किया गया है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार ये आपको 21A में देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन इसका अधिकार नियंत्रण से किसको है? तो ये अधिकार संसद को दिया गया है। आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि किसी भी राज्य का आप नाम, उसका सीमा क्षेत्र, इसको मतलब बड़ा छोटा करने का अधिकार संसद को दिया जा रहा है। संसद इसके बारे में सोच सकती है और राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेगी। और आर्टिकल 2 में कहा गया है कि आर्टिकल 3 में कहा गया कि आप नाम छोटा बड़ा कर लो, नाम चेंज कर लो, उसका क्षेत्र छोटा बड़ा कर लो। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति को सूचना देगी कि हम इस राज्य को अपने देश के अंदर मिलाने जा रहे हैं और चुपचाप उसको मिला लेगी। इसी आर्टिकल 2 के प्रयोग से हमने सिक्किम को भारत का अंग बना लिया था, ठीक है। भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा कोष में आपको विदेशी मुद्रा संपत्तियां, स्वर्ण एवं SDR, IMF के पास रिजर्व ट्रांच, इस सबको सम्मिलित किया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल जो है ये रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे इलायची, छोटी इलायची भी सबसे ज्यादा होती है। कर्नाटक में आपको कॉफी देखने को सबसे ज्यादा मिल जाएगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र, अच्छा यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगा सबसे अधिक। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का खाली स्थान सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र मतलब आईटी क्षेत्र जो है वो भारत में महिला रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। अच्छा, सरकारी नौकरियों में सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है? वो आपका रेलवे है। सबसे अधिक आपको कहीं कर्मचारी देखने को मिलेंगे तो रेलवे, और रेलवे के बाद यदि कहीं सबसे ज्यादा कर्मचारी आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो कहां पे मिलते हैं? रेलवे में, सॉरी, सबसे ज्यादा रेलवे में। रेलवे के बाद जब पूछे हम तो रेलवे के बाद आपको सूती वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक कर्मचारी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी आपको कुछ देर बाद मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा, और मैथ का सॉल्यूशन आप लोग जी जान लगा के देखिए, और सेट में जितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनको बनाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।